हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा है आप बहुत खुशी पूर्वक रह करके अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो महत्वपूर्ण ग्रामर के चैप्टर्स हैं उन्हें हम प्रयास करेंगे कि बहुत आसान शब्दों में बहुत आसान तरीके से आपको बहुत कम समय में पढ़ने लायक बना लूं और आपको अपने चैनल पर दे दूं ताकि आप उसको देख देख कर भी अपने नॉलेज को अपग्रेड करते रहें और बहुत आसानी से ग्रामर के सारे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन दे सकें। उसी क्रम में जो पहला वीडियो हमारा आया है चैनल पर, उसमें मैंने डिटरमाइनर के 3 भेद की बात की है, जिसमें पहला था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दूसरा था डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसके कि 3 भेद थे, कार्डिनल, ऑर्डिनल और इंडेफिनिट। और इन तीनों जो डिटरमाइनर के भेद हैं, इनके एग्जाम्पल्स और उनका हम कैसे प्रयोग करेंगे, यह मैंने इसके पहले आपको बताया है। आइए इसके आगे के सारे टाइप्स के बारे में हम जानते हैं। अब जो चौथा हम लोग जानने जा रहे हैं वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। बहुत छोटा अक्षर है, पढ़ने में आपको परेशानी हो रही है, इसलिए मैं इसे बड़ा करके लिख देता हूं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते किसको है? यदि कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तो आपको उसे बताना यही है कि द क्वालिफाइंग वर्ड which tells us how much things are needed, वह विशेषता बताने वाला शब्द जो आपको बताए कि कितनी मात्रा में कोई वस्तु हमें चाहिए। यूं कह लीजिए कि किसी चीज की मात्रा जो बताए उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन है? इसके उदाहरण है मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। मात्रा बताने वाले जितने शब्द हैं वह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएंगे। आइए हम देखते हैं इनके इस उदाहरणों को और हम इनका प्रयोग कब करेंगे। पहली बात की एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के जितने भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे उन सब का प्रयोग जब भी करना होगा तो वैसे नाउन के पहले करेंगे जिसकी गिनती न हो, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का हमें यूज करना है। अब उसमें मच, मोर और मोस्ट, इन तीनों का कैसे करेंगे? मच का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री में उस नाउन के पहले करेंगे जो अनकाउंटेबल हो। जैसे आई हैव मच वाटर, आई हैव मच वाटर इन माई बोतल, मतलब मेरे वाटर बोतल में बहुत पानी है, इतना है कि मैं आपको भी पिला सकता हूँ, दूसरे को भी दे सकता हूँ। तो मच का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आपको ऐसा लगे कि कोई अनकाउंटेबल नाउन है और उसकी मात्रा अधिक है पॉजिटिव डिग्री में, तब हमें मच का प्रयोग करना है।
और इसी मात्रा को दिखाने के लिए यदि हमें कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग करना रहे तब किसका करेंगे, तब मोर का करेंगे। और मोस्ट का प्रयोग जब भी होगा तो सुपरलेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में ही होगा। अब आइए नीचे, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इन तीनों का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। लिटिल जो शब्द है उसका मतलब होता है निगेटिव क्वांटिटी, यानी इतनी कम मात्रा जो किसी उपयोग के लायक न हो। जैसे आप बोल सकते हैं इफ एनीवन आस्क यू टू गिव मी सम वाटर प्लीज, तो आप कह सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए आई हैव लिटिल वाटर इन माई बोतल, वाटर बोतल, हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इस तरह से लिटिल का प्रयोग आप करेंगे कब, जब आपको नहीं के बराबर नेगेटिव क्वांटिटी दिखाना रहेगा तब। अ लिटिल का कब करेंगे, जब आपको कुछ मात्रा दिखानी रहे, थोड़ा सा कोई चीज रहे। जैसे आई हैव ए लिटिल वाटर इन माई ग्लास, मे यू टेक दिस वाटर, मतलब मेरे ग्लास में थोड़ा सा पानी है, आप चाहे तो इस पानी को पी सकते हैं। तो वो हो गया ए लिटिल। और द लिटिल का प्रयोग काम करेंगे जब हमें जो थोड़ी सी मात्रा है सब के सब को डिनोट करना है। जैसे आई एम रेडी टू गिव यू द लिटिल वाटर दैट आई हैव। एक बात और ध्यान रखना है बेटा, ये जो द लिटिल का प्रयोग करोगे ना तो उस सेंटेंस में आप देख लेना कि आगे दैट क्लॉज या हु क्लॉज है क्या, है ना। ऐसा यदि रहेगा तो आपको वह संकेत दे रहा है कि आप द लिटिल का ही प्रयोग करें। तो हमने अभी अभी देखा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते किसको है और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक बात देख लेना बेटा, सम और एनी का प्रयोग, ये अभी एग्जाम में पहले भी पूछा है और फिर भी हो सकता है कि पूछे। सम और एनी ये दोनों भी क्वांटिटी को बताते हैं, ठीक है ना। अब सम और एनी का यूज कैसे करेंगे, सम का प्रयोग करेंगे उस क्वांटिटी को दिखाने के लिए जिसे दिखाने में हमें अफर्मेटिव वाले सेंटेंस का प्रयोग करना रहता है ना। यूं समझ लो कि अफर्मेटिव सेंटेंस में सम और एनी में से दूसरे किसी का उपयोग करना है तो बेटर चॉइस हमारे लिए क्या होगा, सम होगा। लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा ऑप्शन एनी सही रहेगा। तो यदि कोई पूछे कि सम और एनी का प्रयोग आप किस तरह से कर पाएंगे तो आपको यही जवाब देना है कि सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस वेयर एज एनी इज यूज्ड इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव में ऐसे लिख सकते हैं गिव मी सम वाटर प्लीज, गिव मी सम वाटर प्लीज। ये देखो यहां सम क्या हो गया, अफर्मेटिव जैसा है ना ये। लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब, जैसे डू यू हैव, डू यू हैव एनी वाटर विथ यू, क्या आपके पास थोड़ा पानी है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। और निगेटिव में भी एनी का प्रयोग करेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सम का प्रयोग जब भी होगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, जबकि एनी का प्रयोग होगा तो निगेटिव और
इंट्रोगेटिव में, जिसमें इंट्रोगेटिव हमने देख लिया, निगेटिव में देख लेते हैं। ही डज नॉट हैव, he does not have any money to buy a pen। देखा बेटा, यहाँ डज नॉट का प्रयोग चुके हुआ है, इसलिए यहाँ सम के स्थान पर हम लोग क्या दिए, एनी दिए। एक बात क्लियर है कि अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा तो हमें सम का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव के साथ यदि कभी कभी निगेटिव भी रहेगा तो हमें एनी का ही प्रयोग करना है। लेकिन कुछ ग्रामेरियन का कहना है कि सम का प्रयोग भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है। तो वो परिस्थिति कैसे होगी, इसका एकदम ध्यान रखना है। यदि आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं और आपकी आशा है कि वह जो हमें जवाब देगा वह पॉजिटिव आंसर होगा, है ना। जैसे आप अपने किसी मित्र से कहते हैं, विल यू सजेस्ट मी सम डिक्शनरी प्लीज, क्या तुम मुझे कोई डिक्शनरी जो मेरे लायक हो वह समझा सकोगे, वह बता सकोगे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि कौन सी डिक्शनरी मुझे रखनी चाहिए? तो यह जब आप अपने प्रश्न पूछ रहे हैं अपने मित्र से और आपको 100% आशा है कि हाँ हमें पता है एक डिक्शनरी के बारे में जो आपको हम सजेस्ट कर दें, तो इंट्रोगेटिव में भूलकर भी जनरली सम का प्रयोग नहीं करना, यह रेयर होता है। कब होता है? इफ यू आर कन्फर्म दैट द आंसर ऑफ योर इंट्रोगेटिव क्वेश्चन इज इन अफर्मेटिव, तो जनरली आपको सम का करना है अफर्मेटिव में, एनी का निगेटिव और इंट्रोगेटिव में। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा डिटरमाइनर का भेद है वह है पांचवा, और इसका नाम है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब है कि ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है क्या? पजेशन समझते हो बच्चे? पजेशन का मतलब होता है अधिकार या हक। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव वह एडजेक्टिव है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु पर हमारा हक है, अधिकार है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इट्स। ये सभी पॉजेसिव एडजेक्टिव के उदाहरण हैं और इनका प्रयोग आप आसानी से समझ जाओगे। आई के लिए पॉजेसिव क्या होगा? आई के लिए माई, वी के लिए आवर, योर के लिए यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर और दे के लिए देयर। और इट यदि रहे सब्जेक्ट तो उसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या देंगे? इट्स देंगे। उसमें एस के पहले कोई एपोस्ट्रोफी मत दे देना, नहीं तो वह गलत हो जाएगा। इट्स बिना एपोस्ट्रोफी के होता है और पॉजेसिव केस में होता है, इसका ध्यान रखना। ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, कभी कभी पूछता है, बोर्ड में भी पूछा है, या एडिटिंग में भी कभी कभी छोड़ देता है कि कौन सा यहाँ डिटरमाइनर भरा जाए। तो वैसी स्थिति में आपको भरना है। जो भी पर्सनल प्रोनाउन है सबके अपने पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। पॉजेसिव प्रोनाउन रहेगा सब्जेक्ट के जगह पर और उसके बदले में आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव देना होगा आगे चल करके।
तो आई के लिए माई, वी के लिए आवर, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, सी के लिए हर, दे के लिए देयर और इट के लिए इट्स। समझ गए? ये तो बहुत आसान से समझ गए होंगे बच्चे। अब हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा है जो डिटरमाइनर के रूप में हम लोग यूज करते हैं, वह है 6। इसमें हम आर्टिकल को रखे हैं। आर्टिकल तो आप जानते ही हो बच्चे, आर्टिकल कहते किसको है? आर्टिकल वह शब्द है या वह लेटर है, और शब्द भी कहो, क्योंकि एक लेटर का भी बना होता है, लेकिन वह अपने आप में एक वर्ड माना जाता है क्योंकि उसकी अपनी हिंदी होती है। तो कोई आपको पूछे कि आर्टिकल है क्या, तो आप समझा देना उसको कि यह एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले आकर के उसके बारे में कुछ बताता है। या यूं कह लो, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स विच कम्स बिफोर ए नाउन एंड डिटरमाइन्स इट्स एप्लीकेशन। किसी नाउन के पहले यदि आर्टिकल लग जाता है तो उसकी जो विस्तारिता है, उसका जो फैलाव है, वह थोड़ा कम हो जाता है। उसकी विशेषता ये बता करके उसके यूनिवर्सल अपील को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसके दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। पहला है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों इसको कहते हैं? इसलिए कहते हैं, इसके प्रयोग से हमें यही बोध होता है कि कोई भी एक व्यक्ति या वस्तु आगे आने वाला है ना। अब हमें इसका प्रयोग सीख लें। ए और एन का हम प्रयोग कैसे करेंगे? कुछ हमारे बच्चों में कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि बचपन में हमारे द्वारा या शिक्षकों के द्वारा बताया जाता है कि वोवेल रहने पर एन देना जी, कॉन्सोनेंट रहने पर ए देना। तो ये बात बच्चे के कोमल मन में बैठ जाती है कि वोवेल का मतलब ए ई आई ओ यू होता है, तो सर कह रहे हैं कि ए ई आई ओ यू जैसा होगा तो एन देना, और इसके अलावा जो लेटर्स हैं वे सब रहेंगे तो ए देना। बात ऐसी है नहीं। सचमुच में बात क्या है? बात है कि हमें जिस नाउन के पहले ई अथवा एन का प्रयोग करना है, उसकी दो क्वालिटी को पहले चेक कर लेना। पहली शर्त कि ए हो अथवा एन हो, इन दोनों का प्रयोग जब भी होगा तो सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन के पहले, प्रॉपर के पहले भी नहीं होगा। ठीक है ना? कलेक्टिव के पहले भी नहीं होगा, सभी में नहीं होना है। एब्स्ट्रैक्ट के पहले भी नहीं होगा, मटेरियल के पहले भी नहीं होगा। इसका मतलब ए अथवा एन का प्रयोग हमें उस नाउन के पहले करना है जिसकी गिनती संभव हो और वह अकेला हो। पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि उसका साउंड वोवेल जैसा होना चाहिए। यहां हमसे भूल होती है, बच्चे भी भूल कर बैठते हैं। नॉर्मली हमें लगता है ना कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के 5 लेटर्स ही हैं जो वोवेल साउंड दे रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें वोवेल कहकर पुकारते हैं, लेकिन ऐसी बात है नहीं। मजेदार बात यह है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 13 लेटर्स हैं जो एब्रिविएशन में यूज हो जाए, मतलब संक्षिप्त रूप से उनका कोई वर्ड बनाया जाए तो उनका उच्चारण वोवेल साउंड जैसा हो जाता है बेटा, एकदम ध्यान रखना। और कोई भी नाउन जो वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है, और जो कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारित होता है उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। कब? जब वह सिंगुलर हो।
और काउंटेबल हो। आइए हम देखते हैं। जैसे ए का प्रयोग तो आसान, यदि कहीं कोई डाउट लगे ना कि ये दे कि एन दे, तो करना क्या है कि आप जो जिस नाउन के पहले लिखना है आर्टिकल, उसको हिंदी में लिख लो। जैसे यहाँ एक बात देख लो, यह देखो मैंने क्या लिखा, EUROPEAN, ये क्या है बेटा? ये है यूरोपियन। आप यदि इस वर्ड को देख रहे होगे तो आपके मन में आ रहा होगा कि एन होगा सर, एन होगा, ऐसा लग रहा है ना बेटा। इसका कारण भी है कि आप यहाँ दो दो वॉवेल लेटर्स देख रहे होगे, तो आपको लग रहा होगा कि वॉवेल लेटर है तो साउंड ही इसका वॉवेल ही होगा, जबकि असलियत कुछ अलग है। क्या है? इसे जरा सा हिंदी में लिख लेते हैं। इसे हिंदी में लिखते हैं तो कुछ यूं लिखते हैं, यूरोपियन। ठीक है बच्चा? अब देखो यार अलावा से इसकी शुरुआत हो रही है, और हिंदी वर्णमाला में यार अलावा क्या है? स्वर है कि व्यंजन है? व्यंजन है। व्यंजन है ना? तो जो भी व्यंजन वर्ण से उच्चारित होता है, जिसके उच्चारण के जो पहले अक्षर हैं वह हिंदी वर्णमाला के व्यंजन वर्ण की तरह होता है, इसका मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है ना? तो चूंकि इसका उच्चारण हिंदी वर्णमाला के कॉन्सोनेंट साउंड की तरह हो रहा है, जबकि ये लिखा हुआ है वॉवेल लेटर से, तो भी इसके पहले हमें ए आर्टिकल ही लगाना है। ठीक है? और बाकी जो जितने भी व्यंजन वर्ण है, जैसे कैट है, कैट है गिनने लायक भी है और सिंगुलर भी है, तो ये कैट हो जाए। एलिफेंट है तो शुद्ध रूप से ए लिखा रहा है, ए जो हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्ण की तरह है, तो क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। ठीक है ना? आप भी सावधानी पूर्वक ए और एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है? अब बात रही द की, तो द के प्रयोग के लिए बहुत सारी परिस्थितियां इंग्लिश ग्रामर में बताई गई, जिसमें सबसे पहली परिस्थिति है कि जिस नाउन के पहले आप द लगा दिए, समझ लीजिए कि वह स्पेशल बन गया। यानी द लगा देने से यह पता चलता है कि आपका उससे पहले कुछ नाता है। इसी वजह से जब आपको एडिटिंग में कोई पैसेज मिलेगा या एडिटिंग में आपको लगेगा कि यहाँ हमें मिसिंग लग रहा है आर्टिकल, तो क्या दें? तो उसमें ध्यान पूर्वक काम करना बच्चा। शुरुआत में यदि मिसिंग लगेगा तो भूल कर भी द का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि पहली बार कोई हमसे मिलता है तो वह हम लोगों के लिए अनजाना रहता है, और अनजाना का मतलब इंडिफिनिट। तो इंडिफिनिट के लिए हमें द का प्रयोग नहीं करना है, किसका करना है? ए का या एन का। लेकिन यदि आगे के उसी पैसेज में आगे उसी नाउन का रिपीटेशन चल रहा है, तो इसके बाद जितनी बार उसकी चर्चा होगी उस सभी जगह पर द का प्रयोग करना है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिए, आई हैव सीन ए बॉय रनिंग ऑन द रोड, द बॉय वाज कैरिंग ए फ्लैग इन हिज हैंड। यहाँ बॉय के पहले शुरू में मैंने क्या दिया? अ बॉय, और फिर उसी बॉय का प्रयोग नेक्स्ट सेंटेंस में आया तो हमने क्या दिया? द। इससे साफ पता चलता है कि पहली बार जब मैंने उस लड़के को देखा तो वह मेरे लिए अनजाना था, लेकिन उसी लड़के को मैं पुनः देख रहा हूं और उसी की बात कर रहा हूं। इसका साफ मतलब निकलता है कि वह लड़का जिसे मैं पहले देख चुका हूं, जिसे मैं पहचान चुका हूं, उसी की बात कर रहा हूं। इसलिए आगे आने वाले हर एक सेंटेंस में आप द का प्रयोग करेंगे। ये तो ये स्पष्ट सी बात है। इसके अलावा भी द के प्रयोग के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, जैसे नदी का नाम, पर्वत श्रृंखला का नाम। यहां ध्यान देना बेटा,
पहाड़ के नाम के पहले भूल कर भी नहीं देना, माउंटेन रेंज के पहले। रेंज और माउंटेन में अलग है। माउंटेन के पहले नहीं देना है, उसका नाम प्रॉपर नाउन माना जाता है, इसलिए नहीं देना है। लेकिन माउंटेन रेंज का जब बोध होगा, जैसे हिमालय, तो उसमें आप जानते हो ना, उसमें एक एक करके बहुत सारे पर्वत हैं जो एक दूसरे से सटे हैं। तो ऐसे पर्वतों का नाम रहेगा, तब द का प्रयोग करना है। नदी के नाम के पहले करना है, ओशियन के नाम के पहले करना है, सी के नाम के पहले करना है, ट्रेन के नाम के पहले करना है, न्यूज़पेपर के नाम के पहले करना है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, ढोलक, ये सब जो है ना, हारमोनियम, इन सभी के पहले द का प्रयोग करना है। और अब आप अपने ग्रामर चैप्टर से उसे एक बार जरूर देख लें। बहुत सारी परिस्थितियां हैं, वहां हमें द का प्रयोग करना है। अब वहां देखना, एक आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले द का प्रयोग होगा, लेकिन सिंगल आइलैंड के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नॉर्मली किसी देश के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नाउन माना जाता है। लेकिन दुनिया में कुछ देश हैं जिनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे पहले यूएसएसआर था, सोवियत संघ, जो अब नहीं रहा, उसके नाम के पहले द लगता था। अभी भी यूएसए के पहले द लगता है। क्यों लगता है? आप पूछ सकते हैं कि आखिर बात क्या है इसमें, इंडिया के पहले क्यों नहीं द लगता, यूएसए में क्या लगा है? तो यूएसए की एक स्पेशलिटी है बेटा, हमारे यहाँ एक सिंगल सिटीजनशिप है। हम लोग अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं, वी आर इंडियंस। लेकिन यूएसए में डुअल सिटीजनशिप होती है। वहाँ के जो नागरिक होते हैं वे स्टेटहुड भी उनके लिए होता है, अपने स्टेट के सिटीजन भी अपने आप को मानते हैं, और नेशन के भी सिटीजन। कुछ स्पेशलिटी होती है उन देशों के साथ, जिसकी वजह से उन्हें स्पेशल बनाने के लिए उनके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो हमें सावधानी पूर्वक ए और एन का प्रयोग और द का प्रयोग करना है। द के प्रयोग में एकदम सावधान रहिएगा। सारे नियमों को आप एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा। आप आशा है कि सब अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ हमने देखा कि आर्टिकल का प्रयोग कब और कैसे करेंगे। अब आते हैं अगले की ओर। नेक्स्ट क्या है? 7। इसमें नाम है उसका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में बात आ गई होगी। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज दैट क्वालिफाइंग वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन एंड आस्क्स ए क्वेश्चन आल्सो। वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है शब्द जो किसी नाउन के पहले आ करके और उसके बारे में कुछ सवाल पूछे। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है विच, हुज, वाट, ये तीनों है। विच का प्रयोग और वाट का प्रयोग हम लोग अक्सर थिंग्स के लिए करते हैं, जबकि हुज का प्रयोग जब करेंगे तो पर्सन के लिए करेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। विच का प्रयोग सेलेक्टिव सेंस में कहते हैं। जैसे आई हैव 5 पेन्स, विच पेन डू यू लाइक टू हैव? मेरे पास 5 कलम है, कौन सी कलम आपको चाहिए? तो जब सिलेक्शन की बात करनी रहे तो विच का प्रयोग करने रहे। और हुज का प्रयोग किस कब करेंगे? पॉजेसिव केस में। जैसे हुज बुक हैव यू टेकन टुडे? किसकी किताब आपने आज ले ली, है ना? तो ये व्यक्ति के लिए, पर्सन के लिए हुज का प्रयोग करना है, जबकि व्हाट और विच का प्रयोग किसके लिए करना है? थिंग्स के लिए करना है। आज के लिए इतना ही।
और शेष आगे की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको यदि किसी विशेष चैप्टर से कुछ प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चाहे लिटरेचर संबंधी 10th CBSE लिटरेचर संबंधी कोई परेशानियां हो उसे भी आप बता सकते हैं, मैं उसे दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा। और लगातार मैं ग्रामर के जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चैप्टर्स इम्पोर्टेंट है उसे मैं लगातार बता देता हूं। बहुत आसान है, इनका प्रयोग आप करते रहें। और इसके बाद मैं आपको कुछ बोर्ड में पूछे गए प्रश्नों को भी सॉल्व करके आपके सामने और उसको बता करके इसके संबंध में पूरी जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। आप लगातार देखते रहिए इंग्लिश एडुटेक। थैंक यू। खुश रहिए, मस्त रहिए।